प्राचीन भारत का इतिहास जोड़ता है हमें हमारी महान धर्म, संस्कृति और समृद्धि की कहानी। वह समय जब सिंधु सरस्वती सभ्यता ब्लूप्रिंट दिखाती थी एक उन्नत और सशक्त भारत की। मौर्य साम्राज्य का उदय, अशोक के अंधकार से लेकर शांतिपूर्ण धर्म की ओर। गुप्त एम्पायर, भारतीय कला, गणित और विज्ञान का स्वर्ग। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, एक इतिहास जिसने भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया और उसकी अद्वितीयता को दर्शाया। ब्रिटिश शासन का दौर, भारतीय स्वतंत्रता की सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम। प्राचीन भारत का इतिहास, एक यात्रा जो हमें हमारे रिच और विविध धरोहर की ओर ले जाती है। सम्राटों की महाकाव्य, जहां बड़े सपने और महान इतिहास एक साथ मिलते हैं। चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के प्रत्येक काल के बारे में। सिंधु सरस्वती सभ्यता 3300 ईसा पूर्व 1300 ईसा पूर्व। सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस नदी क्षेत्र, वर्तमान दिन पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फैल रही थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे शहरों में निर्माण का एक दृष्ट नियोजन था, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम और यूनिफाइड ईंटों का उपयोग होता था। इसके पास एक पिक्चर लेखनी थी, जिसका पूरा समझाना अभी भी बाकी है। उनकी अर्थशास्त्रीय बाजार और व्यापारिक नेटवर्क था। यह समय यातायात और सांस्कृतिक विकास का था और संकट के कारण या आक्रमण के कारण अस्तित्व खो दिया। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल में ऋग्वेद, हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ, का निर्माण हुआ था। समाज वर्ण व्यवस्था, सामाजिक वर्ग में व्यवस्थित था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसने जातिवाद का आरंभ किया। इस काल ने हिंदू धर्म और इसके रियल धार्मिक रिचुअल्स की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। अशोक के शासनकाल में यह बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उन्होंने अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। मौर्य साम्राज्य के पास एक अच्छे प्रकार से संरचित ब्यूरोक्रेसी और उनका व्यवस्थापनिक प्रणाली था। गुप्त एम्पायर 4वीं-6वीं शताब्दी। गुप्त एम्पायर को अक्सर भारत का सोने का युग कहा जाता है। इसमें कला, गणित, विज्ञान और साहित्य में अद्भुत उपलब्धियां देखी गई। महत्वपूर्ण व्यक्तियों में गणितज्ञ आर्यभट्ट और नाटककार कालिदास शामिल है। इस काल में हिंदू और बौद्ध धर्म शांतिपूर्ण रूप से सहयोग कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य 12वीं-19वीं शताब्दी। दिल्ली सल्तनतें, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, 12वीं सदी के बाद उत्तर भारत को शासन किया। मुगल एम्पायर, जिसे बाबर ने स्थापित किया, अकबर द मेगा के अंतर्गत अपने शिखर पर पहुंचा। मुगल वास्तुकला ने ताजमहल जैसी प्रसिद्ध निर्माणों का निर्माण किया। इस एम्पायर की सांस्कृतिक और कला की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान था। ब्रिटिश शासन 1757 से 1947। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर कब्जा किया। 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण मोड़ लाया। 1858 में भारत को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य घोषित किया गया। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले स्वतंत्रता आंदोलन ने आजादी की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद 1947 वर्तमान। भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। देश ने एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और 1950 में एक संविधान को मंजूरी दी। भारत ने उसके बाद सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का सामना किया और वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन भारत के इतिहास के प्रत्येक काल के पास भारतीय संस्कृति, समाज और परंपराओं पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ा है। इन कालों का अध्ययन भारत के समृद्ध और विविध इतिहास की मूलभूत जानकारी प्रदान करता है। इंडस वैली सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, एक प्राचीन सभ्यता थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में स्थित थी और लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक विकसित हुई थी।
यह सभ्यता भारत के पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भाग में फैली थी। इंडस वैली सभ्यता को एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खजाना माना जाता है और यह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंडस वैली सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। स्थल और समय। इंडस वैली सभ्यता का मुख्य क्षेत्र पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी हिस्सों में था, जिसके अंतर्गत मोहेंजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और बनवाली जैसे महत्वपूर्ण शहर थे। इस सभ्यता की उत्पत्ति का समय लगभग 3300 ईसा पूर्व से है और इसका अस्तित्व लगभग 1300 ईसा पूर्व तक था। नगरी योजना। इंडस वैली सभ्यता के शहरों की नगरी योजना बेहद प्राकृतिक और प्रागैतिक थी। इन शहरों के घर, सड़कें और जल संचालन की योजना बड़ी सूक्ष्म और व्यापक थी और वे प्राकृतिक प्राथमिकताओं के आधार पर बने थे। सभ्यता की भाषा। इंडस वैली सभ्यता की भाषा को अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। इसका पिक्टोग्राफिक अक्षरमाला था, जिसमें कुछ चित्रों के साथ स्वर और व्यंजन के संकेत थे। अर्थव्यवस्था। इंडस वैली सभ्यता की अर्थव्यवस्था उत्तराधिकारी और सुखमय थी। इसके लोगों के पास बाजारी नेटवर्क्स थे और व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेते थे। सोने, चांदी, मूंगा और अन्य गहनों का उत्पादन भी किया जाता था। सामाजिक संरचना। सभ्यता के समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज के वर्गीय विभाजन के साथ ही यहाँ परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। धार्मिक प्रथाएं। इंडस वैली सभ्यता में धार्मिक और पौराणिक प्रथाएं महत्वपूर्ण थी। वेदों की रचना हुई थी, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन था। पूजा, यज्ञ और देवताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कला और शिल्पकला। सभ्यता के लोगों का कला और शिल्पकला में विशेष रूप से माहिर था। वे सोने, चांदी और लोहे के आभूषण बनाते थे और सर्वप्रथम गंगा सिंधु सभ्यता में सिक्के छापते थे। प्राप्तियां और पत्नी तीव्रता दृष्टिकोण। इंडस वैली सभ्यता में पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उचित सामाजिक स्थान और प्राप्तियां थी। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण योगदान था और पतिव्रता दृष्टिकोण को महत्व दिया गया था। इंडस वैली सभ्यता का पतन और इसके अद्वितीय स्क्रिप्ट का समापन आधिकारिक तौर पर अब तक नहीं समझा जा सका है, लेकिन यह प्राचीन भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य की तरह बनी है। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। आज हम वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जाना और देखा कि कैसे उसका पतन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में एक खालीपन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि लगभग 1800 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। उसके बाद कुछ वर्षों तक हमें इतिहास में एक खालीपन देखने को मिलता है, अर्थात कोई भी सभ्यता देखने को नहीं मिलती है। बाद में 1500 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता का जन्म भारत में होता है, लेकिन भारत में जो सभ्यताओं के विकास का क्रम है वह थोड़ा उल्टा है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात यहाँ आज के नगरों की तरह रहन-सहन और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। जबकि इसके पतन के बाद जो बाद में सभ्यता आई, जो वैदिक सभ्यता थी, वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस प्रकार जैसे हम पढ़ते हैं कि इंसान ग्रामीण क्षेत्र से विकास करते हुए नगरीकरण की तरफ बढ़ता है, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास में थोड़ा उल्टा है। यहाँ पहले एक नगरीय सभ्यता यानी एक ग्रामीण सभ्यता आई, यानी वैदिक सभ्यता, जिसके संबंध में हम आज जानेंगे। पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, परंतु जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तब सिंधु घाटी सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में देखा जाने लगा। वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्राचीन युग है, जिसमें भारतीय सभ्यता का निर्माण हुआ था। इस काल को वेदों की रचना और उनके प्राचीन भाषा संस्कृत के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हम वैदिक काल के विविध पहलुओं को और अधिक विस्तार से जानेंगे। 1. वैदिक काल की अवधि। वैदिक काल का आयाम लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वेदीय काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उपनिषदीय काल
लगभग 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 2 वैदिक साहित्य। वैदिक काल के महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना और महत्वपूर्ण है, जिसमें मंत्रों का संग्रहण है और यह भगवान की प्रशंसा और यज्ञ के विविध पहलुओं को वर्णित करता है। वेदों के अलावा वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जैसे ग्रंथ भी हैं। 3 धार्मिक अनुष्ठान। वैदिक काल में यज्ञों का महत्वपूर्ण स्थान था। लोग यज्ञों का आयोजन करते थे, जिनमें अग्नि को हवन किया जाता था और विभिन्न यजमानों के लिए अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे। यह धार्मिक और सामाजिक आयोजन का हिस्सा था। 4 वर्ण व्यवस्था। वैदिक काल में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था थी, जिसमें समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण ज्ञान और धर्म के प्रति जिम्मेदार थे। क्षत्रिय राजा और सुरक्षा से जुड़े थे। वैश्य वाणिज्य और व्यापार से जुड़े थे। शूद्र श्रमिक वर्ग थे, जो सेवा कार्यों में लगे रहते थे। 5 गुरुकुल प्रणाली। वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख स्रोत गुरुकुल प्रणाली था। छात्र अपने गुरु के पास जाकर विद्या प्राप्त करते थे और गुरुकुल में विभिन्न कलाएं और विद्याएं सीखते थे। 6 सामाजिक जीवन। वैदिक समाज में यज्ञ, व्रत और तपस्या का महत्व था। लोग धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे और समाज में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करते थे। 7 सभ्यता और कला। वैदिक समय में सभ्यता का उत्थान हुआ और नगरी श्रृंगार अर्बनाइजेशन का आरंभ हुआ। कला, संगीत और नृत्य का विकास हुआ और लोग अपनी साहित्यिक और विशेषज्ञता कौशल में महारती प्राप्त करने लगे। 8 वैदिक जीवन शैली। वैदिक काल के लोग गौरवशाली और आध्यात्मिक जीवन जीते थे। उन्होंने ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना का पालन किया और अपने जीवन को धार्मिक नीतियों के आधार पर चलाया। 9 प्रमुख वैदिक राजा। वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण राजा थे, जैसे कि सुदास, दशरथ और जनक, जिन्होंने अपने समय में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 परिवर्तन। वैदिक काल के बाद महाभारत और रामायण की कथाएं आई, जिनमें भारतीय समाज के परिवर्तन का चित्रण किया गया। इन महाकाव्यों में धर्म, नैतिकता और मानवीय मूल्यों का महत्वपूर्ण चरित्र रहे हैं। वैदिक काल भारतीय सभ्यता के निर्माण का महत्वपूर्ण चरण था और यह भारतीय समाज और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो सिकंदर महान के उपद्रवों के बाद बिंदुसार के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। इस साम्राज्य का आदिकाल सन 322 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका अंतकाल सन 185 ईसा पूर्व में हुआ था। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक सुशासनशील और प्रखर साम्राज्य के रूप में मशहूर है। मौर्य साम्राज्य का विस्तारित विवरण इस प्रकार है। मौर्य साम्राज्य का उत्थान। मौर्य साम्राज्य का उत्थान सिकंदर महान के भारतीय अधिग्रहण के उपद्रवों के बाद हुआ। सिकंदर के विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को परास्त कर अपने साम्राज्य का नींव रखा। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साथी सेलुकस निकेटर के खिलाफ युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और अपने शासकीय क्षेत्र को विस्तारित किया। अशोक सम्राट। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध सम्राट थे। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म के प्रचारक बनकर धर्म प्रसार किया। अशोक का डॉक्ट्रिन ऑफ डिसिप्लिन एंड धम्मा नामक धार्मिक दर्शन महत्वपूर्ण था और विशाल धर्मलिपियों के माध्यम से प्रसारित किया गया। साम्राज्य की संगठना। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन और संगठन बहुत ही व्यवस्थित था। यह साम्राज्य अनौपचारिक और संवैधानिक तौर पर व्यवस्थित था और एक समझदार और प्रशासनिक व्यवस्था थी। कालीन नगरों का निर्माण। मौर्य साम्राज्य के समय कई महत्वपूर्ण नगरों और शहरों का निर्माण हुआ, जैसे पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, तक्षशिला, मॉडर्न तेली और उज्जैन, मॉडर्न उज्जैन। आर्थिक प्रगति। मौर्य साम्राज्य ने व्यापार और आर्थिक प्रगति में विकास किया और विभिन्न धातुओं के खगोलीय उपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। कालिदास और सांगीतिक साहित्य। मौर्य साम्राज्य के समय कालिदास जैसे महान कवियों ने संस्कृत साहित्य को उच्च स्तर पर ले जाया। सांगीतिक धारा भी विकसित हुई
और शासकों के आलोचकों और कलावादियों का समर्थन मिला। मौर्य साम्राज्य का अंत और उसके बाद के काल। मौर्य साम्राज्य का अंत सन 185 ईसा पूर्व में आया और उसके बाद भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के पीछे कई कारण थे, जैसे अंतर्नाद, आर्थिक कमी और सम्राटों के पारिवारिक संघर्ष। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखा है और इसकी यादें आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण राजवंश था जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के नेतृत्व में स्थापित हुआ था और लगभग 320 से 550 ईसा के बीच अपने शासनकाल को बिताया। यह राजवंश भारतीय इतिहास की सुनहरी युग के रूप में जाना जाता है, जिसका शासनकाल और सांस्कृतिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण था। संस्थापन और संस्थापक। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट था, जिन्होंने 320 ईसा के आसपास में मगध क्षेत्र में अपने शासन की शुरुआत की। वे पूर्व के सातवाहन राजवंश के खिलाफ युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य उनके पोता चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के सर्वाधिक प्रमुख राजा थे। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सुनहरा काल था, जब वह अपने सुसंस्कृत और कला के विकास के लिए प्रसिद्ध थे। आर्थिक समृद्धि। गुप्त साम्राज्य के काल में व्यापार, विज्ञान और कला में महत्वपूर्ण विकास हुआ था। सौगंधिक और अच्छे गुणवत्ता के उत्पादों का व्यापार विशेष रूप से प्रसिद्ध था। गुप्त सिक्कों पर चित्रित चंद्रमा के सिंहासन पर बैठे हुए चंद्रगुप्त के पोर्ट्रेट का प्रदर्शन करते थे, जो उनकी साम्राज्य के समृद्धि के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। सांस्कृतिक विकास। गुप्त साम्राज्य के काल में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस काल का संस्कृत साहित्य गुप्त काव्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें काव्यशास्त्र, रघुवंशम और कामसूत्र शामिल है। गुप्त शिल्पकला। गुप्त काल की कला और शिल्पकला भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण थी। वास्तुकला में उनकी महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें गुप्त मंदिरों के निर्माण में उनके शैली का प्रभाव दिखाई देता है। शासनकाल का अंत। गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के बाद इसका पतन हुआ और इसके बाद भारतीय इतिहास में विभिन्न राजवंशों का आगमन हुआ। उपासना और धार्मिक प्रक्रिया। गुप्त साम्राज्य में हिंदू धर्म की उपासना की जाती थी और वेदों के साथ अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। चाणक्य का योगदान। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के समय में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनका महत्वपूर्ण योगदान था। निम्नलिखित है चाणक्य का गुप्त साम्राज्य के दौरान योगदान। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सहायकता। चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त साम्राज्य की सहायता से मौर्य राजवंश का उपद्रव करने में सफलता मिली थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राज्य के बारे में सामर्थ्यपूर्ण सलाह दी और उनके साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अर्थशास्त्र का प्रचार। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को महत्वपूर्ण भूमिका दी और विशेष रूप से गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। उन्होंने विशेष रूप से करिपुट शास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र के माध्यम से राजकारण के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य प्रशासन, राजनीति और आर्थिक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का विस्तारित अध्ययन किया गया। चंद्रगुप्त का सलाहकार। चाणक्य ने गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सलाहकार के रूप में सेवा की। उन्होंने विक्रमादित्य को राज्य प्रशासन, युद्ध रणनीति और धार्मिक प्राथमिकताओं के क्षेत्र में सलाह दी। चंद्रगुप्त की विजयोत्सव। चाणक्य के सहायता से गुप्त साम्राज्य ने मंदल साम्राज्य की शीर्षकीय विजयोत्सव किए, जिसमें वे सुलेख वल्लभी नदी के तट पर जीत हासिल करने में सफल रहे। गुप्त सिक्के का प्रस्तावना। गुप्त साम्राज्य के काल में सिक्कों का प्रस्तावना किया गया और इनमें चंद्रगुप्त के पोर्ट्रेट और समर्थक लेखन का चित्रण किया गया। चाणक्य ने गुप्त साम्राज्य को उनकी विशेष सलाह और योगदान के माध्यम से सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की दिशा में अग्रसर किया और उनका योगदान आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण है। गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास के सोने के युग के रूप में माना जाता है, जिसमें विज्ञान, कला और सांस्कृतिक विकास का उदय हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण युग था जिसने भारतीय समाज को एक नया दिशा देने में मदद की और उसका आदर्श बनाया। दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जो 12वीं से 16वीं सदी तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मुस्लिम शासन का आदान प्रदान किया। यह सल्तनत एक सीरीज के रूप में आई और प्रमुखतः दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। महत्वपूर्ण तथ्य। सल्तनत की शुरुआत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1192 ईसा में मोहम्मद गोरी द्वारा प्राथमिक आक्रमण के साथ हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध युद्ध लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी की जीत के बाद उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। सल्तनत के प्रमुख वंश। इस सल्तनत के दौरान कई प्रमुख सल्तनतों का शासन हुआ, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ई। राजनीतिक इतिहास। एक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अरबी भाषा में गुलाम का मतलब मुमलुक होता है, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित राजवंश को गुलाम वंश या मुमलुक वंश कहा जाता है। उन्होंने केवल आंतरिक सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया। उनका शासन केवल 4 वर्ष तक ही रहा। उन्होंने भारत में इस्लाम की जीत के उपलक्ष्य में दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया। उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। 2. इल्तुतमिश 1210 से 1236। उनका मूल नाम शमशुद्दीन इलियास था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उनकी मंगोल नीति ने भारत को चेंगिस खान के हमले से बचाया। उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। उन्होंने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था इक्तादारी शुरू की। उन्होंने 40 मुस्लिम सरदारों की संधि बनाई। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सिक्का प्रणाली शुरू की। टंका चांदी का सिक्का, बिरंस कांसे का सिक्का, जित्तल तांबे का सिक्का। उन्होंने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 3. रजिया सुल्ताना 1236 से 40। रजिया अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठी। भारतीय इतिहास की पहली मुस्लिम महिला शासक। उसने एक अफ्रीकी गुलाम याकूत को घुड़सवार सेना का प्रभारी नियुक्त किया। उसके शासन ने चहलगानी 40 नोबेल के साथ मतभेद पैदा किए। उन्होंने अल्तुनिया भटिंडा के गवर्नर से शादी की। बाद में चलघानी के तख्तापलट में रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई। 4. नसीरुद्दीन 1246 से 66। रजिया की मृत्यु के बाद चलघानी 40 सरदार शक्तिशाली हो गए। हालांकि 6 साल के बाद बलबन नसीरुद्दीन महमूद को सत्ता में लाने में सफल रहा। इल्तुतमिश का छोटा पुत्र सुल्तान के रूप में। नसीरुद्दीन को दर्शन शास्त्र में रुचि थी। वह शासन करने में अयोग्य था। उन्हें उनके प्रधानमंत्री बलबन द्वारा गद्दी से उतार दिया गया था। 5. गयासुद्दीन बलबन 1266 से 86। बलबन गुलाम वंश में सबसे महान था। उसने चहलघानी को खत्म कर दिया। वह जानता था कि राजशाही को असली खतरा फोर्टी चहलघानी कहे जाने वाले अमीरों से है। उनका मानना था कि केवल राजशाही की शक्ति और अधिकार को बढ़ाकर ही वह समस्याओं का सामना कर सकते हैं। बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की छाया और दैवीय कृपा प्राप्त करता था। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों और परंपराओं की शुरुआत की, जैसे सिजदा, पाइबास, सुल्तान के पैर चूमना, जमनिबास, हाथ चूमना, नौरोज, फारसी नया साल। उन्होंने रक्षा विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान-ए-आरिस के नाम से जाना जाता है। बलबन ने लुटेरों और डकैतों पर कड़ी कार्रवाई की और दिल्ली की सड़कों को यात्रा के लिए सुरक्षित बना दिया। बलबन ने मंगोल मुद्दे को रक्त और लोहे की नीति से निपटाया। उन्होंने पश्चिमी सीमाओं को मजबूत किया। उसने अपने बेटे महमूद को पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। महमूद मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया। इस त्रासदी से दुखी होकर बलबन बीमार पड़ गया और 1286 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद कलीमुल्लाह और काइमस सुल्तान बने। कैकोबाद गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था।
कुछ वर्ष बाद कैकोबाद नकवाग्रस्त हो गया। उसे जलालुद्दीन खिलजी ने सिंहासन से हटा दिया था। खिलजी जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 96। जलालुद्दीन खिलजी तुर्क था, लेकिन अफगानिस्तान में बस गया। जलालुद्दीन ने कई लड़ाइयाँ जीती और बुढ़ापे में भी उन्होंने मंगोल भीड़ के खिलाफ मार्च किया और भारत में उनके प्रवेश को सफलतापूर्वक रोक दिया। 1292 उन्होंने अपनी दूसरी बेटी का विवाह मंगोल नेता उलुग खान से कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का दामाद भतीजा भी था। अलाउद्दीन करा का गवर्नर था। अलाउद्दीन ने देवगिरी राज्य पर आक्रमण किया और बहुत सारी संपत्ति अर्जित की। देवगिरी इस्लामी आक्रमण प्राप्त करने वाला पहला दक्षिण भारतीय राज्य था। बाद में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन सबसे साम्राज्यवादी सुल्तान था। उनके सैन्य अभियान थे देवगिरी 1296, 1307, 1314, गुजरात 1299 से 1300, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 और मालवा 1305। उन्होंने गुजरात के वाघेला कर्णदेव को हराया और उनकी पत्नी कमला देवी से विवाह किया। रानी पद्मिनी की खातिर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन पद्मिनी ने जौहर कर लिया। अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पुस्तक पद्मावत में किया गया है। उसने अमीरों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए। मलिक काफूर, जो मूल रूप से एक किन्नर था, का मुख्य सेनापति बन गया। मलिक काफूर ने दक्षिण भारतीय अभियान प्रारंभ किया। उसने हराया रामचंद्रदेव देवगिरी, प्रतापरुद्रदेव काकतीय, वीरा भल्लाला 3 होयसल, वीरा और सुंदरा पंड्या। मलिक काफूर ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ बनवाया। अलाउद्दीन ने अपने सिक्कों पर सिकंदर सैनी की उपाधि अंकित करवाई। सिकंदर का अर्थ सिकंदर होता है। अलाउद्दीन ने अपने सबसे बड़े बेटे खिज्र खान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हालांकि उस समय अलाउद्दीन का विश्वासपात्र मलिक काफूर था। मलिक काफूर ने स्वयं शासन का अधिकार ग्रहण कर लिया, लेकिन काफूर का शासन केवल 35 दिनों तक चला, क्योंकि शत्रु कुलीनों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। मलिक काफूर की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन का पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक सत्ता में आया। कुतुबुद्दीन देवगिरी के समय में यादव साम्राज्य को दिल्ली में मिला लिया गया था। तुगलक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। उसने तुगलकाबाद शहर को दिल्ली में जोड़ा। उन्होंने कुरियर प्रणाली में पुरुषों के स्थान पर घोड़ों को शामिल कर लिया। उन्होंने डॉक चौकियां शुरू की। उनके बेटे राजकुमार जौना खान ने 1323 में काकतीय के प्रतापरुद्रदेव को हराया और राज्य पर कब्जा कर लिया। 1325 में गयासुद्दीन की आकस्मिक मृत्यु हो गई। जौना सिंहासन पर बैठा और उसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे विवादास्पद व्यक्तित्व था। वह एक विद्वान, सुसंस्कृत और प्रतिभाशाली राजकुमार था, लेकिन उसे निर्दयी, क्रूर और अन्यायी होने की प्रतिष्ठा मिली। वह धार्मिक मामलों में बहुत सहिष्णु थे। उनके नवोन्मेषी सुधारों के कारण उनकी बदनामी हुई, क्योंकि उन्हें ठीक से क्रियान्वित नहीं किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर 1336 और बहमनी 1347 का उदय हुआ। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने तुगलक का दौरा किया। उन्होंने अपने अवलोकन को अपनी पुस्तक किताबुल रहला में दर्ज किया। बाद में उसे तुगलक के राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। उसने जहांपनाह शहर को दिल्ली में जोड़ा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 89। 1309 में जन्मे और अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उसने जजिया लगाना प्रारंभ कर दिया। उसने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर दिया।
उन्होंने संस्कृत ग्रंथों की रक्षा की और उनका फारसी में अनुवाद शुरू किया। वह नदियों को जोड़ने और 4 नहरों की मदद से सिंचाई प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने जल उपकर हकेश्रीब लगाया। उनके द्वारा बनवाए गए अनेक उद्यानों और नहरों के कारण अंग्रेज उन्हें सिंचाई विभाग का जनक कहते थे। उन्होंने दान के लिए दीवाने खैरात कार्यालय की स्थापना की। उन्होंने दीवाने बुंदगान दास विभाग की स्थापना की। उन्होंने व्यापारियों और अन्य यात्रियों के लाभ के लिए सराय विश्राम गृह की स्थापना की। उन्होंने इक्तादारी ढांचे को अपनाया। 4 नए नगर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर तथा हिसार की स्थापना की। उन्होंने दारुल शिफा, बीमारिस्तान या शिफा खाना के नाम से जाने जाने वाले अस्पतालों की स्थापना की। इन सब के कारण उन्हें निर्माणों का सुल्तान कहा जाता था। फिरोज शाह की मृत्यु 1388 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे। मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसे बर्बाद कर दिया। 1398 तुर्की तैमूर, जो 12वीं सदी के महान मंगोल चंगेज खान के साथ खून के रिश्ते का दावा कर सकता था, ने वस्तुतः बिना किसी विरोध के दिल्ली में तोड़फोड़ की। पर तैमूर के आगमन की खबर सुनकर सुल्तान मोहम्मद शाह दिल्ली से भाग गया। तिमूर उन्होंने राजमिस्त्री, पत्थर काटने वाले, बढ़ी जैसे भारतीय कारीगरों को भी लिया। वह अपनी राजधानी समरखंड में इमारतें खड़ी करने में लग गया। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1412 तक शासन करने में सफल रहे। फिर सैयद और लोदी राजवंशों ने 1526 तक दिल्ली से गिरते साम्राज्य पर शासन किया। सैयद 1414 से 1451 ई। तैमूर ने खिज्र खान को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। कजर खान का उत्तराधिकारी मुबारक शाह और मोहम्मद शाह बने। मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी अल्लम शाह बना। अल्लम शाह दार्शनिक थे। उन्होंने स्वेच्छा से बहलूल लोदी को सिंहासन सौंप दिया और दिल्ली के बाहर एक छोटे शहर में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। बहलूल लोदी ने लोदी वंश शासन प्रारंभ किया। लोदी वंश 1451 से 1526 ई। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी मूलतः अफगानिस्तान के रहने वाले थे। बहलूल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी 1489 से 1517 हुआ। वह इस राजवंश में सबसे महान था। वे भक्ति संत कबीरदास के समकालीन थे। उन्होंने कबीरदास पर अत्याचार किए। उन्होंने आगरा शहर का निर्माण किया और 1504 में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया और हिंदुओं पर कई प्रतिबंध लगाए। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इब्राहिम लोदी बना। वह अपने पिता की तरह सक्षम प्रशासक नहीं थे। उनके सरदारों, गवर्नरों से मतभेद थे। उनके करीबी रिश्तेदारों अल्लम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। मेवाड़ शासक राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इस समय कृष्णदेव राय दक्षिण भारत में विजयनगर के सम्राट थे। 1526 ई में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मार डाला। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। बाबर ने 1526 ई से भारत में मुगल शासन प्रारंभ किया। सल्तनत की संगठना, सल्तनत का प्रशासन जाति और धर्म के आधार पर था और इसमें सुल्तान के पास सर्वोच्च अधिकार थे। सल्तनत की भूमि, सल्तनत के क्षेत्र में दिल्ली के अलावा अन्य क्षेत्र भी शामिल थे, जैसे कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। कला और संस्कृति, सल्तनत के दौरान कला और संस्कृति में भी विकास हुआ। उसके चर्चों, मस्जिदों और मकबरों में विशेष शैली का प्रतीक अंक होता है। भाषा, इस दौरान उर्दू और पर्सियाई भाषा का प्रयोग हुआ, जो सम्राटों की सरकार की भाषा थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान कई प्रमुख सल्तनतों ने भारत की राजनीति, सांस्कृतिक विकास और भूगोल को प्रभावित किया और इसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। मुगल साम्राज्य। मुगल जब हिंदुस्तान आए थे तो यह कोई नहीं जानता था कि वह 300 वर्षों तक राज करेंगे।
उससे पहले भारत पर बाहर से आए कई लुटेरों ने हमला किया था और भारत के वीर योद्धाओं ने उन्हें हराया भी था। मुगलों ने वीर भारतीय योद्धाओं और उनके साम्राज्यों को हराया और उनकी सत्ता और पूरे भारत पर कब्जा किया। चलिए जानते हैं मुगलों के इतिहास को विस्तार में, कैसे मुगलों ने कायम किया भारत में अपना वर्चस्व। मुगलों का इतिहास। भारत में मुगल राजवंश ने कई सौ वर्षों तक राज किया, जो 16वीं से 19वीं सदी तक था। मुगल शासकों ने हजारों लाखों लोगों पर शासन किया। भारत उस समय एक नियम के तहत एकत्र हो गया और यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहल देखी गई। मुगल वंश में पूरे भारत में इससे पहले अनेक मुस्लिम और हिंदू राजवंश आपस में भिड़ते थे। उसके बाद मुगल राजवंश के संस्थापक यहाँ आए। इनमें से एक था बाबर, जो तैमूर लंग का पोता था, और गंगा नदी की घाटी के उत्तरी क्षेत्र से आए विजेता चंगेज खान, जिसने खैबर पर कब्जा करने का निर्णय लिया और अंततः पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना और शासक। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की और उनके कितने सम्राट रहे, चलिए ये जानते हैं। बाबर 1526 से 1530। मुगल हिस्ट्री में सबसे पहले नाम आता है बाबर का। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और वह पहला मुगल सम्राट था। बाबर ने 1526 में हुए पानीपत युद्ध में लोदी वंश को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया था। इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया था और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया था। उसने 1519 में यूसुफजई जाति के खिलाफ भारत में अपना पहला संघर्ष छेड़ा था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने कब्जे में कर लिया था। हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556। हुमायूं दूसरा मुगल शासक था। वह 23 साल की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई कन्नौज और चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया था। उसके बाद हुमायूं ने 1555 में सिकंदर को पराजित कर दिल्ली का राजसिंहासन संभाला था। मुगल सम्राट हुमायूं ने ही हफ्ते में 7 दिन 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। अकबर 1556 से 1605। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर ने मुगल राजगद्दी संभाली थी। 14 साल की उम्र में अकबर को मुगल बना दिया गया था। उनके पिता के मंत्री बैरम खां उनके संरक्षक रहे थे। अकबर को मुगलों में सबसे सफल सम्राट माना गया है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य की एक नई शुरुआत हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर को महाराणा प्रताप ने कड़ी टक्कर दी थी और अकबर की हार उसमें निश्चित थी, मगर अपनों की गद्दारी के चलते महाराणा प्रताप यह युद्ध हार गए थे। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्से पर मुगल साम्राज्य ने अपना विस्तार किया था। अकबर ने पंजाब, दिल्ली, आगरा, राजपूताना, गुजरात, बंगाल, काबुल, कंधार में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अकबर के शासनकाल के दौरान आगरा किला, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, हुमायूं मकबरा, इलाहाबाद किला, लाहौर किला और सिकंदरा में उनका खुद का मकबरा समेत कई वास्तुशिल्प कृतियों का निर्माण भी किया गया। अकबर का अपना दीन ए इलाही धर्म था। जहांगीर 1605 से 1627। अकबर की मौत के बाद उसके बेटे सलीम जहांगीर मुगल साम्राज्य के शासक बने। जहांगीर के राज में मुगल साम्राज्य का किश्तवाड़ और कांगड़ा के अलावा बंगाल तक विस्तार तो किया गया, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई और उपलब्धि हासिल नहीं है। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही उनके पुत्र खुसरो ने सत्ता पाने की चाहत में उनके खिलाफ षड्यंत्र रच आक्रमण कर दिया, जिसके बाद जहांगीर और उसके पुत्र के बीच भीषण युद्ध हुआ। वहीं इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी द्वारा खुसरो की मदद करने पर जहांगीर ने उनकी हत्या करवा दी थी। शाहजहां 1627 से 1658। शाहजहां को दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के निर्माण के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में इस खूबसूरत इमारत का निर्माण करवाया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े लोकप्रिय बादशाह थे, जिन्हें पड़ोसी राज्यों के लोग अपनी विदेश नीति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानते थे।
शाहजहां ने अपने शासनकाल में मुगल कालीन कला और संस्कृति को जमकर बढ़ावा दिया था, इसलिए शाहजहां के युग को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग एवं भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल के रूप में भी जानते हैं। वहीं शाहजहां को जीवन के अंतिम दिनों में उनके क्रूर पुत्र औरंगजेब द्वारा आगरा किला में बंदी बना लिया था। औरंगजेब 1658 से 1707। मुगल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जाना जाने वाला एक और नाम है औरंगजेब। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कई सालों तक बंदी बनाने के बाद मुगल सिंहासन की राजगद्दी पर बैठा था। औरंगजेब मुगल वंश का इकलौता ऐसा शासक था, इसने 49 साल भारत पर राज किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान कई लड़ाई जीती, लेकिन वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से बुरी हार हारा था। औरंगजेब के बाद और भी मुगल शासक आए, मगर उनका शासनकाल बहुत कम रहा। जैसा बहादुर शाह प्रथम शासनकाल 1707 से 1712, फर्रुखशियार शासनकाल 1713 से 1719, मोहम्मद शाह शासनकाल 1719 से 1748, अहमद शाह बहादुर शासनकाल 1748 से 1754, आलमगीर द्वितीय शासनकाल 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय शासनकाल 1759 से 1806, अकबर शाह द्वितीय शासनकाल 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर शासनकाल 1837 से 1857, आखिरी मुगल सम्राट। 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य अपने प्राचीन समृद्धि और शक्ति के पिन्नकल पर था, लेकिन इसके बाद दक्षिणी और पश्चिमी भागों में अलग अलग सत्ता सम्राटों के द्वारा स्थापित हुई, जैसे मराठों, सिखों और अन्य। अंग्रेज और मुगल साम्राज्य। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण किया, जिससे मुगल साम्राज्य की सत्ता कमजोर हो गई। अंत मुगल साम्राज्य का अंत बहादुर शाह जफर द्वारा 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद हुआ, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने साम्राज्य को समाप्त कर दिया। मुगल साम्राज्य का इतिहास भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके समय कला, संस्कृति और विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान के साथ साम्राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की कहानी है। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य, जिसे आमतौर पर केवल ब्रिटिश राज के रूप में उपसर्गित भी कहा जाता है, 1858 से 1947 तक भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशन की कालावधि थी। यह इतिहास का एक बड़ा और प्रभावशाली साम्राज्य था, जिसमें वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और म्यांमार, बर्मा के कुछ हिस्से शामिल थे। चलिए जानते हैं ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के बारे में। एक उपनिवेशन के उत्पत्ति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1601 में अपनी पहली व्यापारिक स्थली भारत में स्थापित की। 18वीं सदी के बीच ब्रिटिश ने भारत में मजबूत प्रतिष्ठान स्थापित किया, अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा की। 2. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय राजाओं के साथ संवाद, सैन्य विजय और स्थानीय शासकों के साथ साझेदारी की एक कॉम्बिनेशन के माध्यम से भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में बदलाव किया, जब ब्रिटिश बंगाल के नवाब को हराकर ब्रिटिश ने बंगाल का नियंत्रण प्राप्त किया। 3. ब्रिटिश राज का आरंभ। 1858 में 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे भारतीय म्यूटिनी या सिपाही म्यूटिनी के रूप में भी जाना जाता है, के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश महाराज कार्यवाही को दिल्ली से निर्देशित करने लगे। ब्रिटिश राज को ब्रिटिश राजमंडल की राजवंश के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें भारत की रानी विक्टोरिया को भारत की सम्राटा के रूप में चुना गया। 4. प्रशासनिक संरचना। भारत को प्रांतों और रियासतों में विभाजित किया गया, प्रत्येक के अपने प्रशासनिक संरचना के साथ। भारत के उच्चतम ब्रिटिश अधिकारी भारत के वाइसराय के रूप में थे। भारतीय सिविल सेवा (ICS) ने देश का प्रशासन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5. आर्थिक शोषण। ब्रिटिश राज ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश हितकारों की सेवा करने के लिए था।
भारत के संसाधनों का विस्तार से शोषण किया गया और ब्रिटिश उद्योगों की प्रोत्साहन की गई। भारतीय उद्योगों को नष्ट करने की ओर ध्यान दिया गया। 6. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। इसने पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक परिवहन और संचार प्रणालियों को प्रस्तुत किया। यह भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तनों को भी लाया, जैसे कि अंग्रेजी के प्रसार, नए कानूनी प्रणालियों की प्रस्तावना और पश्चिमी शैली की ब्यूरोक्रेसी के विकास को। 7. राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ब्रिटिश राज को विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों का सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भारतीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन स्वायत्तता के लिए प्रयास कर रहे थे। 8. विश्व युद्ध और स्वतंत्रता। भारत ने दोनों विश्व युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय सैनिक ब्रिटिश शक्तियों के साथ लड़े। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कार्रवाई की ओर बढ़ते हुए स्वतंत्रता के लिए भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच परामर्श शुरू हो गए। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया, जिससे भारत को 2 अलग-अलग राष्ट्रों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजित किया गया। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद 1947 वर्तमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रुचिकर विषय है, जो भारत के इतिहास के समकालीन चरण को समझने में मदद करता है। 1947 में भारत का स्वतंत्रता संग्राम सफल रहा और देश ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की। इससे देश के नागरिकों के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। स्वतंत्रता संग्राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, जिसकी नेतृत्व महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य महान व्यक्तियों ने किया। इस संग्राम में लोगों ने अपने जीवन की आजादी के लिए संघर्ष किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ उत्साह दिखाया। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना की। पाकिस्तान का गठन 1947 में पाकिस्तान का गठन हुआ और इसके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान की स्थापना की। हिंदू मुस्लिम बांटवारा। स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू मुस्लिम बांटवारा हुआ, जिससे लाखों लोगों को अपने घरों और देश से पलायन करना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और भारतीय संविधान का निर्माण शुरू किया। नेहरूवाद। पंडित नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 भारतीय गणराज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय समाज को आधुनिकीकृत करने और औद्योगिकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित किया। शासन की संरचना। भारत एक पूर्णकालिक गणराज्य है और उसका संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को प्रभावित हुआ। सिक्के। 1950 में भारतीय सरकार ने अपने पहले स्वतंत्रता के बाद अपना सिक्का जारी किया। अर्थव्यवस्था का विकास। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने औद्योगिकीकरण को महत्वपूर्ण माना और नई औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि भारत ने खुद अपने विजाई अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायी बने हैं और विश्व बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भौगोलिक परिवर्तन। भारत के स्वतंत्रता के बाद राज्यों की सीमाओं में भौगोलिक परिवर्तन हुआ। पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर और अन्य समस्याएं भौगोलिक सीमाओं के संबंध में उत्पन्न हुई। सामाजिक सुधार। स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में सामाजिक सुधार के प्रयास हुए। उनमें समाज में असमानता के खिलाफ लड़ाई, महिला सशक्तिकरण और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। भारत ने स्वतंत्रता के बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना और उनके अंतरिक्ष मिशन जैसे कि मंगलयान और चंद्रयान। राजनीतिक विकास। भारतीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। भारत एक पूर्णकालिक लोकतंत्र है और चुनावों के माध्यम से नेता चुने जाते हैं। संस्कृति और कला।
स्वतंत्रता के बाद भारतीय संस्कृति और कला में भी महत्वपूर्ण विकास हुआ है। भारतीय संस्कृति का प्रसार विश्व भर में हुआ है और भारतीय कला के कई प्रकारों का प्रशंसा किया जाता है। वर्तमान स्थिति। वर्तमान में भारत एक विश्व शक्ति है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहा है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का समाहित अनुभव किया जाता है। इस प्रकार स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद 1947 वर्तमान भारतीय इतिहास का यह महत्वपूर्ण पाठ है जो भारत के समकालीन विकास को दर्शाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।